सूर्य सौरमंडल का जनक, केंद्र और ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। हमारी पृथ्वी से सूर्य की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है और 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी से सूर्य प्रति सेकंड 40 लाख टन ऊर्जा प्रदान करता है, जिसके कारण पृथ्वी पर जीवन संभव हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज सोम स्वागत करता हूं आपका फिर से एक नई वीडियो में। देखिए, हाल ही में हमारी अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा चंद्रयान मिशन की सफलता के बाद आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किए जाने की घोषणा की थी और जिसकी संभावित तिथि 2 सितंबर बताई गई थी। लेकिन अब इसरो के द्वारा ये कंफर्म कर दिया गया है कि 2 सितंबर को ही आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया जाएगा और 2 सितंबर सुबह 11:50 पर यह मिशन लॉन्च होने वाला है। इस बार इस मिशन को लॉन्च करने के लिए हम GSLV रॉकेट का इस्तेमाल ना करके PSLV रॉकेट का इस्तेमाल करेंगे। GSLV को LVM नाम भी दिया गया था, लेकिन इस बार हम GSLV रॉकेट का इस्तेमाल ना करके PSLV रॉकेट का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि मिशन में खर्चा ज़्यादा ना आए। GSLV बड़ा रॉकेट है, उसमें फ्यूल ज़्यादा मतलब उसके अंदर जो फ्यूल है वो ज़्यादा कीमती है या महंगा है, जबकि PSLV एक मध्यम श्रेणी का रॉकेट है और इसके लॉन्च में खर्चा ज़्यादा नहीं आता। आदित्य L1 मिशन का जो संभावित खर्चा बताया गया है ये लगभग 378 करोड़ रुपए है और इस PSLV रॉकेट के द्वारा, PSLV C57 रॉकेट के द्वारा इस मिशन को अंतरिक्ष में लॉन्च किया जाना है। देखिए, इस रॉकेट के तहत इस मिशन को लॉन्च किए जाने का कारण तो मैंने आपको बता दिया। कारण यह है कि GSLV ज़्यादा खर्चीला है कंपेयर टू PSLV के। साथ ही साथ PSLV 1500 किलोग्राम तक के वजन को अंतरिक्ष में स्थापित कर सकता है, तो इसका इस्तेमाल हम इस वजह से भी कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास जब एक सस्ता रॉकेट उपलब्ध है तो हमें महंगा रॉकेट इस्तेमाल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो PSLV रॉकेट के जरिए आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया जाना है और इसका जो उपग्रह है, जो सैटेलाइट है, उसका जो वजन है वो लगभग 1500 kg होगा। इस मिशन के तहत इसरो PSLV रॉकेट के तहत इसे L1 कक्षा में स्थापित करेगा। अब पृथ्वी की कई कक्षाएं हैं जिसमें L1, L2, L3, L4 और L5 कक्षाएं हैं। अब ये L है क्या? L1, L2, L3, L4 ये है क्या? तो L जो बिंदु है इसे बोलते हैं लैग्रेंज बिंदु। लैग्रेंज बिंदु वो बिंदु होता है जहां पर भू संतुलन बराबर होता है, यानी कि अगर हम इस स्थान पर किसी उपग्रह को भेजेंगे तो ना तो वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में आएगा और ना ही वो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण की तरफ जाएगा, यानी कि ये बैलेंस रह के उस स्थान पर रह के जहां से ये पृथ्वी की तरफ को भी आकर्षित नहीं होगा और सूर्य की तरफ को भी आकर्षित नहीं होगा, सूर्य का अध्ययन करेगा। अब इसके लिए हमने ये कक्षा चुनी है और इसमें भी मैंने आपको बताया कि 5 कक्षाएं हैं। तो इसमें L1 कक्षा ही क्यों L1 में ही क्यों स्थापित किया जाना है? तो L1 में स्थापित किए जाने का कारण ये है कि ये वो बिंदु है जहां से सूर्य पर निरंतर निगरानी रखी जा सकती है। अगर हम L2 का इस्तेमाल करते तो वहां से ऐसा पॉसिबल नहीं होता और L3 सूर्य के पिछले भाग में है तो वहां से पॉसिबल था ही नहीं। इस वजह से वैज्ञानिकों ने L1 जो ऑर्बिट है इसको चुना। अब ये लैग्रेंज बिंदु की जानकारी सबसे पहले किसने दी थी? तो इटली के एक वैज्ञानिक थे जोसेफ लुई लैग्रेंज के द्वारा इन कक्षाओं के बारे में जानकारी बताई गई थी। जैसे मैंने आपको बताया कि वे कक्षाएं हैं जहां पर भू संतुलन लगभग क्या होता है, बराबर होता है। अब आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किए जाने का उद्देश्य क्या है? देखिए, नासा ने भी अपना 2018 में सोलर प्रोब मिशन लॉन्च किया था और नासा ने सोलर प्रोब मिशन के तहत सूर्य का अध्ययन किया और वर्तमान में भी उसका मिशन अभी कार्य कर रहा है। और भारत की भी इच्छा ये है कि वो सूर्य का अध्ययन करे। कारण इसके पीछे ये है कि सूर्य की जनरली 3 सतह होती हैं, जिसमें पहली सतह प्रकाश मंडल कहलाती है। इंग्लिश में इसे फोटोस्फीयर कहते हैं। प्रकाश मंडल का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। इस तापमान से या फिर इस स्थान से सूर्य का क्या निकलता है? प्रकाश उत्सर्जित होता है जो 7 रंग का है। हालांकि ये भी कहा जाता है कि जिन स्थानों से प्रकाश उत्सर्जित नहीं हो पाता वहां पर काले रंग के स्पॉट बन जाते हैं, जिन्हें फ्रानहाफर रेखाएं कहते हैं। इसी प्रकाश मंडल में
सन स्पोर्ट का भी निर्माण होता है। ये सूर्य कलंक कहलाते हैं, जिनकी अवधि 22 साल होती है, यानी कि शुरू के 11 साल में ये धब्बे बनेंगे और अगले 11 साल में ये धब्बे समाप्त हो जाते हैं। इन सूर्य पर पड़ने वाले धब्बों के कारण पृथ्वी का संचार से लेकर पृथ्वी का तापमान और पृथ्वी पर बहुत सारी गतिविधियां प्रभावित होती हैं। जैसे अमेरिका की जेट पवनें, भारत में अल नीनो प्रभाव इसी के कारण हो सकता है। अब अल नीनो है क्या? अल नीनो एक गर्म जलधारा है जो पेरू के पास प्रकट होती है। जिस साल ये जलधारा प्रकट होती है उस साल भारत में अपेक्षाकृत कम बारिश होती है। तो अल नीनो या फिर जो पृथ्वी का तापमान है या फिर पृथ्वी का जो संचार है वो इन सौर कलंकों से प्रभावित होता है। 2008 में भी बंगाल के कुछ कंप्यूटर जो है, जब सूर्य पे कलंक पैदा हुए थे या धब्बे पैदा हुए थे, तो कुछ कंप्यूटर भारत में ये खराब हो गए थे और उसका भारत में बाद में पता चला। नासा ने बताया था कि ये जो कंप्यूटर आपके खराब हुए हैं इसका कारण सूर्य पर पैदा होने वाले ये धब्बे हैं। देखिए, मैंने अभी आपको बताया है जैसे प्रकाश मंडल का जो तापमान है वो 6000 डिग्री सेल्सियस है, जबकि इन धब्बों का तापमान प्रकाश मंडल के तापमान से 1500 सेल्सियस कम होता है, यानी कि इनका तापमान 4500 डिग्री होता है। अब सूर्य एक ठोस तारा नहीं है, सूर्य गैसों का पिंड है। इसका जो मध्य भाग है वो 25 दिन में और भारी भाग 35 दिन में अपने चक्कर काटता है। और सूर्य का उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव भी क्या होता है, बदलता रहता है। इन्हीं उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के बदलने से सूर्य पे धब्बे पैदा होते हैं। इसकी जानकारी नासा के द्वारा दी गई है। तो भारत भी जो है इन्हीं धब्बों को जानना चाहता है कि ये धब्बे जो पड़ते हैं या जो धब्बे जो बन रहे हैं इसका क्या इफेक्ट हो सकता है। पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि इन धब्बों के बनने से संचार जो तंत्र है वो प्रभावित होता है। एक क्वेश्चन एग्जाम में आया था कि रेडियो फेड आउट क्या है। तो रेडियो फेड आउट क्या होता है, देखो, पृथ्वी के दोनों ध्रुव पे चुंबकीय प्रभाव है, यानी कि उत्तरी ध्रुव पे और दक्षिणी ध्रुव पे। ये ब्रह्मांड से आने वाली जो चुंबकीय पवनें हैं उनको वापस परावर्तित कर देता है और पृथ्वी को एक तरीके से प्रोटेक्ट प्रदान करता है। लेकिन जब सौर पवनें और सौर ज्वाला जो ब्रह्मांड से उठती हैं, जिनके माध्यम से चुंबकीय या मैग्नेटिक इफेक्ट पृथ्वी पे इफेक्ट डाल सकता है, उसको हालांकि पृथ्वी का जो चुंबकीय जो क्षेत्र है वो वापस उसे वायुमंडल में भेज देता है, लेकिन इसके कारण पृथ्वी का जो आयन मंडल है वो क्षतिग्रस्त हो जाता है। तो पृथ्वी के आयन मंडल का क्षतिग्रस्त होना रेडियो फेड आउट कहलाता है। और पृथ्वी का अगर आयन मंडल क्षतिग्रस्त होता है तो इसका मतलब पृथ्वी का संचार तंत्र भी प्रभावित होगा, क्योंकि आयन मंडल वो क्षेत्र है जहां से हमारा संचार जो है, पृथ्वी पर जो संचार प्रणाली है या रेडियो जो हम आज सुन रहे हैं या फिर टीवी के माध्यम से जो हम कुछ देखते हैं, वो सारा का सारा आयन मंडल से ही संपन्न होता है। और अगर आयन मंडल में आयनीकृत गैसों को क्षति पहुंचती है तो पृथ्वी का संचार भी प्रभावित हो सकता है। और इन्हें क्षतिग्रस्त करने में ये जो सन स्पोर्ट है इनकी मुख्य भूमिका होती है। इसके अलावा ये जो मिशन है वर्णमंडल और कोरोना का भी अध्ययन करेगा। कोरोना से भी सौर पवनें निकलती हैं, ये जैसे मैंने अभी आपको बताया है। ये सौर पवनें और सौर कलंक पृथ्वी के संचार को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं, जिसके कारण संचार तंत्र क्या हो सकता है, बिल्कुल नष्ट हो सकता है। अब इसरो जो है इन्हीं सब का अध्ययन करने के लिए इस मिशन को लॉन्च करने वाला है। इस मिशन की जो लागत है वो लगभग 378 करोड़ रुपए है। मैंने अभी आपको बताया था कि मिशन जो है ज़्यादा महंगा नहीं है। कारण ये कि अगर हम देखें तो भारत में भी आजकल ऐसी बहुत सी फिल्में हैं जिनका बजट इससे भी ज़्यादा है, यानी कि पूरे विश्व में हमारी अंतरिक्ष एजेंसी ऐसी है जो काफ़ी कम कीमत पर अपने मिशन को लॉन्च करती है। कारण इसका ये भी है कि हमें जो है उतना फंड प्रोवाइड गवर्नमेंट नहीं कर पाती जितना दूसरे देशों की जो एजेंसी है उन्हें फंड मिलता है। अब इस मिशन में जो सैटेलाइट भेजा जाएगा उसमें 7 पेलोड लगे हैं, जिनमें से 4 पेलोड सूर्य का कंटिन्यू अध्ययन करेंगे। और मिशन लॉन्च होने के बाद, ये 2 सितंबर को लॉन्च होगा, लॉन्च होने के बाद ये लगभग 4 महीने में 15 लाख किलोमीटर की जो ऊंचाई है या 15 लाख किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो तय करेगा। इस मिशन को
अंडाकार पथ में लॉन्च किया जाएगा। अंडाकार पथ वो होती है कि एक बार तो जो है सैटेलाइट पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक होता है और दूसरी बार वो काफ़ी ज़्यादा दूर होता है। तो हम क्या है धीरे धीरे ऑर्बिट चेंज करके इसे 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर भेजेंगे। कारण ये भी है कि फ्यूल जो है हमारे पास उतना नहीं होता और हम कम खर्चे में भी अपना जो मिशन है वो लॉन्च कर सकते हैं। तो इस वजह से हमें ज़रूरत ही नहीं होती कि हम बड़े रॉकेट का इस्तेमाल करें। बड़े रॉकेट का इस्तेमाल करेंगे तो मिशन का जो समय है वो कम हो जाएगा, लेकिन खर्चा बढ़ जाएगा। जैसे आपने देखा होगा कि रसिया ने भी जिस समय चंद्रयान मिशन लॉन्च हुआ तो उसके बाद रसिया ने भी अपना लूना 25 लॉन्च किया था, लेकिन लूना 25 अपने मिशन में कामयाब नहीं हुआ। कारण ये भी था कि उसमें चीन का सपोर्ट था। भैया चीनी उपकरण ऐसे ही होते हैं, चल गए तो ठीक है और नहीं चले तो फिर खत्म। तो चाइना ने उसमें सपोर्ट की थी और चाइनीज माल ऐसे ही हैं, फिर घटिया किस्म के होती हैं। वो मिशन सक्सेसफुल नहीं हो पाया। हालांकि रसिया कह रहा है कि 2024 या 25 में हम अपना लूना मिशन दोबारा लॉन्च करेंगे और इस बार वो दक्षिणी ध्रुव पे ही उतरने का प्रयास करेगा। खैर जो भी है, ये थी आज की हमारी वीडियो। आज के लिए धन्यवाद।